जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जब मैं विभाग की बैठकें ले रहा था तो सभी विभाग के अधिकारी जब मेरे सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे उस समय मैं हर चीज बड़े ध्यान से देख रहा था, उनकी बात को सुनता था, शाम को उसका आकलन करता था और अगले दिन फिर हमारी बैठक शुरू होती थी। और जब मेरे पास फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते फाइनेंस का लेखा जोखा आया तो मेरे टेंशन भी बढ़ी और परेशानी भी बढ़ी। मैंने पूछा, क्या सरकार इस प्रकार से चलती है? उन्होंने कहा, पिछले 40 साल से तो इसी प्रकार से चल रही है। मैंने उनसे पूछा, फिर कब तक ये सरकार ऐसी चलती रहेगी? एक दिन तो ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम सरकार चलाने के लिए जो धन की जरूरत पड़ती है वो भी हमें ना मिल पाए। उन्होंने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। उसी दिन मैंने उनसे ये पूछा कि हमारे पास विकास के लिए कितना पैसा हर साल खर्च करना पड़ता है। तो आपको मैं ये चीज इसलिए बताना चाहता हूं, जब माननीय सुदर्शन सिंह बबलू जी अपनी मांगे रख रहे थे तो मेरे दिमाग में वो धन घूम रहा था कि कितने पैसे की ये मांग रख रहे हैं। केवल 100 में से हम 17% ही विकास पर खर्च करते हैं, 17% ही, और 83% 83% हमारे और खर्चे होते हैं। तकरीबन 67% हम 67% खर्चा हम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन पर खर्च करते हैं। 16,000 करोड़ रुपया हर साल हम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अधिकारियों की पेमेंट पर खर्च करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की पे हर महीने साल के 16,000 रुपया हम सरकारी कर्मचारियों की पे पर खर्च करते हैं और 10,000 रुपया हम उनकी पेंशन पर खर्च करते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो 26,000 करोड़ रुपया हमारा इसमें जाता है। हमारी राजस्व कितना है? हमारा बजट 54,000 करोड़ रुपया है। उसके अलावा कितने शिक्षा संस्थान है, कितने हॉस्पिटल है, कितनी सड़कों का निर्माण करना है, उन सब पर भी खर्चा सिर्फ 17% होता है। और उस दिन मैंने ये सोचा कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और हम इस दिशा में आगे बढ़े। धीरे धीरे हमने उस पर काम करना शुरू किया और काम करते करते हमें कई नियम बदलने पड़े, कई कानून बदलने पड़े। जब भी मैं जाता हूं कोई ना कोई कर्मचारी हमारे पास मांग लेकर आ जाता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि समाज के कौन से ऐसे वर्ग हैं जहां इस सरकार की रोशनी पहुंचने चाहिए। कौन सा ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन काल में किसी नेता के पास नहीं गया हो लेकिन उसके मन में ये आशा रहती हो कि मैं किसी ना किसी प्रकार से सरकार का जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें मुझे भी कुछ साधन मिले। और इस दृष्टि से हमने जब काम शुरू किया तो मैंने कुछ अपने अलग बिंदु चिन्हित किए और सबसे पहला बिंदु मेरे सामने आया कि इस प्रदेश में तकरीबन 4,000 के करीब अनाथ बच्चे हैं, सेमी अनाथ नहीं, अनाथ बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब मैं उनसे मिला, उन बेटियों से जब मैं मिला तो मैंने पाया उनके मन में एक आशा है, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। उस दिन हमने सोचा कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन इस राजस्व पर अगर पहला अधिकार किसी लोगों का बनता है तो उन बच्चों का बनता है जो अपने माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं। और हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां इनको कानूनी तौर पर यह अधिकार दिया कि 27 साल की उम्र तक अगर ये पढ़ना चाहे, कोई एमबीबीएस करना चाहता है, कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो जाता है, कोई और साइंस की पढ़ाई करना चाहता है, उसका पूरा खर्च फीस के साथ हॉस्टल का सरकार उपलब्ध करवाएगी और 4,000 रुपया हर महीने पॉकेट मनी के रूप में उपलब्ध करवाएगी। अगर वो पीएचडी भी करना चाहता है तो पीएचडी का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, पीएचडी का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और हमने इस कानून को धरातल में 10 महीने बाद लाया। आज मैं बेटी से बात कर रहा था तो मेरे मन में आंतरिक प्रसन्नता हो रही थी कि आज ये इनका कानूनी अधिकार है, ये कानून के दायरे के तहत इनको अधिकार मिला है। इन पर कोई दया नहीं की है कि हमें इन पर दया की है कि इनको देना, ये इनका अधिकार था, वो अधिकार हमने